आज की जो हमारी चर्चा का विषय है हाँ। वो है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। और ये एक ऐसा धोखा है जिसमें मतलब पढ़े लिखे समझदार लोग भी बिल्कुल। डर के मारे अपनी मेहनत की कमाई गवा देते हैं। हाँ, और ये सिर्फ कुछ हजार रुपयों की बात नहीं है। हाँ, हमने तो लाखों करोड़ों के फ्रॉड देखे हैं इसमें। बिल्कुल। आज हम यही समझेंगे कि ये पूरा खेल मतलब मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम कैसे करता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक फ्रॉड कॉल नहीं है, ये एक्चुअली एक पूरा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। अच्छा। हाँ, ये स्कैमर्स क्या करते हैं, वो नकली पुलिस, सीबीआई या ईडी ऑफिसर बनकर वीडियो कॉल पर कानूनी कार्रवाई का एक ऐसा नाटक रचते हैं जिसका एकमात्र मकसद होता है डर पैदा करना और फिर उस डर का फायदा उठाना। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और शायद पूरी चर्चा का जो सबसे जरूरी सबक है वो हम शुरू में ही बता सकते हैं। क्या? पुलिस कभी वीडियो कॉल पर गिरफ्तार नहीं करती। अगर कोई भी ऐसा दावा कर रहा है तो वो 100% फ्रॉड है। ये एक लाइन ही सबसे बड़ा बचाव है। बस इस एक लाइन को याद रखना है। अच्छा, तो इस पूरे खेल को जरा शुरू से समझते हैं। ये सब शुरू कैसे होता है? देखिए, इसकी शुरुआत आमतौर पर एक बहुत ही सामान्य तरीके से होती है। एक अनजान नंबर से कॉल आता है और दूसरी तरफ से एक बहुत ही गंभीर और ऑफिशियल सी आवाज में कोई कहता है, मैं साइबर क्राइम ब्रांच से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। ओके। आपका आधार और मोबाइल नंबर कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ पाया गया है। ठीक है, तो कॉल आती है और कोई खुद को पुलिस वाला बताता है। मेरी तो पहली प्रतिक्रिया होगी कि मैं सबूत मांगू। मतलब कोई यकीन कैसे कर लेता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं से उनका मनोवैज्ञानिक खेल शुरू होता है। कैसे? वो कहते हैं कि ये एक गंभीर मामला है और इसका वेरिफिकेशन वीडियो पर ही होगा। फिर वो आपको व्हाट्सएप या किसी और वीडियो प्लेटफॉर्म पर आने को कहते हैं। अच्छा। और जैसे ही वीडियो कॉल शुरू होती है, स्क्रीन पर जो दिखता है ना, वो किसी को भी एक पल के लिए यकीन दिलाने के लिए काफी है। ऐसा क्या दिखता है स्क्रीन पे? आपको एक व्यक्ति पुलिस की मतलब बिल्कुल असली दिखने वाली वर्दी में बैठा नजर आएगा। उसके पीछे दीवार पर भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक स्तंभ लगा होगा। मेज पर कुछ फाइलें रखी होंगी जो एक असली ऑफिस का माहौल बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात, वो आपको यकीन दिलाने के लिए कैमरे पर अपना एक आईडी कार्ड भी दिखाता है। आईडी कार्ड भी? हाँ, जिस पर उसका नाम, पद और पुलिस का लोगो सब कुछ होता है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि ये पूरा पुलिस स्टेशन का जो सेटअप है ये बस एक धोखा होता है? ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। बिल्कुल, ये एक सेट ही होता है। असलियत में ये सब कुछ नकली है। सब कुछ? हाँ, पुलिस की वर्दी ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाती है। जो आईडी कार्ड दिखाया जा रहा है वो फोटोशॉप से कुछ ही मिनटों में बन सकता है। और वो पीछे का ऑफिस? वो अक्सर एक ग्रीन स्क्रीन होता है जिस पर कोई भी इमेज लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब कोई इंसान अचानक ऐसी स्थिति में पड़ता है और एक वर्दीधारी को देखता है तो उसका दिमाग ना तर्क करना बंद कर देता है। डर हावी हो जाता है। हाँ, डर लॉजिक पर हावी हो जाता है। उसे जो दिखाया जा रहा है वो उसे सच मानने लगता है। ठीक है, तो एक बार जब ये नकली सेटअप तैयार हो जाता है और सामने वाला व्यक्ति थोड़ा घबरा जाता है, यहाँ से वे कहानी को आगे बढ़ाते होंगे? बिल्कुल। मैंने सुना है कि उनके पास कुछ तय स्क्रिप्ट्स होती हैं लोगों को फंसाने के लिए। हाँ, उनके पास 3-4 बहुत असरदार कहानियां होती हैं और इनका मकसद सिर्फ एक होता है, सामने वाले को इतना बड़ा झटका देना कि वो सोचने समझने की हालत में ही ना रहे। जैसे कि कौन सी कहानियां? सबसे आम कहानी है अवैध पार्सल वाली। वो कहेंगे, सर ताइवान से आपके नाम पर एक पार्सल आया है जिसे कस्टम्स ने पकड़ा है और उसमें ड्रग्स मिले हैं। ओहो। या कई नकली पासपोर्ट या कोई और अवैध सामान। बाप रे। दूसरी कहानी मनी लॉन्ड्रिंग की हो सकती है। आपका बैंक खाता हवाला ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल हुआ है। या फिर सिम कार्ड फ्रॉड। वो क्या है? आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके देश के अलग अलग हिस्सों से 17 सिम कार्ड निकाले गए हैं और उनसे फ्रॉड किया जा रहा है। ये तो सुनते ही किसी के भी होश उड़ जाएंगे। मतलब ड्रग्स, आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, ये ऐसे शब्द हैं जो कोई आम नागरिक अपने जीवन में सुनना भी नहीं चाहता। और यही उनका मकसद है। इन सभी कहानियों का एक ही लक्ष्य है, शिकार को एक गहरे सदमे में डालना, उसके अंदर घबराहट पैदा करना और उसे किसी ना किसी तरह से दोषी महसूस कराना। जब कोई सुनता है कि उसका नाम ड्रग्स से जुड़ गया है तो वो सफाई देने या तर्क करने की हालत में नहीं रहता। वो बस उस स्थिति से बाहर निकलना चाहता है, किसी भी कीमत पर। तो ये सिर्फ डराने की कहानियां नहीं है, इसके पीछे गहरी मनोवैज्ञानिक तरकीबें हैं।
चलिए इन पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। स्कैमर्स कौन सी खास रणनीतियां इस्तेमाल करते हैं? वे मुख्य रूप से 3 बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। पहली है अथॉरिटी बायस। अथॉरिटी बायस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारा दिमाग, मतलब इंसानी दिमाग, स्वाभाविक रूप से वर्दी, पद और ताकत का सम्मान करने और उससे डरने के लिए बना है। अच्छा, ये हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। जब वर्दी में कोई व्यक्ति आधिकारिक भाषा में कहता है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो हमारा दिमाग तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो तर्क नहीं करता, वो बस खतरा महसूस करता है। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ डर नहीं है, ये हमारे अंदर अधिकारियों की बात मानने की एक तरह की प्रोग्रामिंग है जिसका वे फायदा उठाते हैं। सही कहा। और इस असर को बढ़ाने के लिए वे कानूनी शब्दों की बौछार कर देते हैं। वे कहेंगे आपके खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, आप पर सेक्शन 420 और 120B के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये तो बहुत भारी शब्द है। या आपका पासपोर्ट और सभी बैंक खाते तुरंत ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अब आम इंसान को इन कानूनी धाराओं की गहरी जानकारी तो होती नहीं, बिल्कुल, इसलिए वो इसे सच मान लेता है। और यहीं से शायद उनकी दूसरी रणनीति शुरू होती होगी। जब दिमाग पहले से ही डरा हुआ है, तब वे उसे और उलझा देते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दूसरी रणनीति है लीगल लैंग्वेज ओवरलोड, जिसे हम कॉग्निटिव ओवरलोड भी कहते हैं। मतलब दिमाग पर जानकारी का बोझ डाल देना। हाँ, इतना बोझ कि वो काम करना बंद कर दें। ये जानबूझकर कंफ्यूज करने का एक तरीका है। कैसे? स्कैमर्स जानबूझकर ऐसे मुश्किल और भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो कहेंगे यह केस अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को ट्रांसफर किया जा रहा है। ओके। यह पूरी प्रक्रिया आरबीआई की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में हो रही है। आपके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है, या आपकी सारी गतिविधियां अब से डिजिटल सर्विलेंस पर हैं। तो इन शब्दों का मकसद ज्ञान देना नहीं है, बल्कि एक तरह का धुंध पैदा करना है, एक ऐसा स्मोक स्क्रीन जिससे कुछ साफ साफ दिखे नहीं और सवाल पूछने की हिम्मत ही ना हो। सही। इसका मकसद ही यही है कि सामने वाला इतना कंफ्यूज हो जाए कि वो सवाल करना बंद कर दे और पूरी तरह उनके नियंत्रण में आ जाए। वो सोचने लगता है कि मामला मेरी समझ से बाहर है, ये लोग जो कह रहे हैं वही सही होगा। तो वो आपको कानूनी शब्दों के जाल में फंसाते हैं। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब वे आपको दुनिया से ही काट देते हैं, है ना? मैंने सुना ये कॉल्स घंटों तक चलती हैं। हाँ, और ये उनकी तीसरी और सबसे खतरनाक रणनीति है। इसे कहते हैं आइसोलेशन टेक्निक, यानी शिकार को सबसे अलग थलग कर देना। बिल्कुल, हर किसी से हर तरह की मदद से पूरी तरह अलग कर देना। वो ऐसा करते कैसे हैं? वे सीधी धमकी देते हैं, अगर आपने कॉल काटा तो हम गिरफ्तारी के लिए तुरंत आपके घर टीम भेज देंगे। बाप रे। या यह एक गोपनीय जांच है, अगर आपने इस बारे में किसी को भी बताया तो आप पर केस को प्रभावित करने का एक और चार्ज लगेगा और मामला और भी गंभीर हो जाएगा। मतलब किसी से बात भी नहीं कर सकते? नहीं, वो निर्देश देते हैं अपना कैमरा लगातार ऑन रखो, एक ऐसे कमरे में बैठो जहां आप अकेले हो और कोई आपको परेशान ना करे। ये सुनने में इतना तनावपूर्ण लग रहा है। सोचिए उस इंसान पर क्या बीतती होगी। हमने एक केस देखा जहां बेंगलोर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 7 घंटे तक 7 घंटे? हाँ, 7 घंटे तक लगातार वीडियो कॉल पर रखा गया। उन्होंने उसे बाथरूम जाने तक की इजाजत नहीं दी। हे भगवान। और हर पल कैमरा ऑन। 7 घंटे के अकेलेपन और लगातार धमकियों के बाद कोई भी इंसान सही गलत का फैसला नहीं कर सकता। वो भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट जाता है और उसकी तर्कसंगत फैसले लेने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। वो बस किसी भी कीमत पर उस मुसीबत से बाहर निकलना चाहता है। तो उन्होंने अथॉरिटी बनाई, दिमाग को कंफ्यूज किया और फिर पूरी तरह से अकेला कर दिया। इस पॉइंट पर तो शिकार कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि यहीं पर वे पैसे की बात शुरू करते होंगे। बिल्कुल। जब शिकार मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुका होता है, तब वे बहुत चालाकी से एक समाधान का नाटक करते हैं। अच्छा। वे कहते हैं, देखिए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप एक सम्मानित नागरिक हैं। आपको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। और ये वेरिफिकेशन प्रक्रिया क्या होती है? यही असली जाल बिछा होता है। वे कहते हैं, इसके लिए आपको अपने सारे फंड्स को अस्थायी रूप से एक सुरक्षित सरकारी खाते में ट्रांसफर करना होगा, ताकि वो जांच सके कि पैसा वैध है या अवैध। हाँ, और वे इन नकली खातों को बहुत ही आधिकारिक नाम देते हैं,
ताकि किसी को शक ना हो। जैसे कि क्या नाम देते हैं? आरबीआई मॉनिटरिंग अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट, सुप्रीम कोर्ट ऑडिट अकाउंट या फिर रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सब सुनने में तो बहुत असली लगते हैं। बिल्कुल, और डरा हुआ इंसान आसानी से यकीन कर लेता है। पैसे ट्रांसफर करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। बैंक ट्रांसफर, यूपीआई, क्रिप्टो, कभी-कभी तो गिफ्ट कार्ड्स के जरिए भी पैसे मांगते हैं। और वे ये वादा भी करते होंगे कि पैसा वापस आ जाएगा। बार बार वो हर बार यही कहते हैं कि ये सिर्फ एक प्रक्रिया है, वेरिफिकेशन पूरा होते ही 2 घंटे में आपका सारा पैसा ब्याज समेत वापस आ जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, वो पैसा कभी वापस नहीं आता। एक बार पैसा गया तो गया। ये वाकई बहुत डरावना है। अब कुछ बहुत ही जरूरी बातों पर आते हैं। एक तरह का रियलिटी चेक। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर किसी को इन स्कैमर्स की भाषा और असलियत का फर्क पता हो तो वो शायद बच सकता है। बिल्कुल। सबसे पहली और बुनियादी बात जिसे हर किसी को याद रखना चाहिए, पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी कभी भी व्हाट्सएप, गूगल मीट या जूम पर जांच नहीं करती। कभी नहीं। कभी नहीं। उनकी एक तय कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें आधिकारिक नोटिस भेजा जाता है और पुलिस स्टेशन या ऑफिस में बुलाया जाता है, वीडियो कॉल पर नहीं। ठीक है, तो वीडियो कॉल पर जांच नहीं होती। और पैसे का क्या? क्या कोई सरकारी एजेंसी कभी पैसे ट्रांसफर करने को कहती है? कभी नहीं। पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी वेरिफिकेशन या किसी और कारण से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहती। और पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए ऑनलाइन जुर्माना या सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेती। तो अगर कोई पैसे मांग रहा है तो वो 100% फ्रॉड है। 100% फ्रॉड। तो अगर किसी के पास ऐसी कोई कॉल आती है उस डरावने पल में, उसे तुरंत क्या करना चाहिए? कुछ बहुत ही सीधे और सरल कदम है। बताइए। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे तुरंत कॉल काट दें। बस कॉल काट दें। हाँ, उनसे बहस करने या उन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हर सेकंड जो आप उनसे बात कर रहे हैं वो आपको अपने जाल में और फंसा रहे हैं। लेकिन वो तो घर पर टीम भेजने की धमकी देते हैं, उस डर का क्या? वो धमकी खोखली है, इसीलिए दूसरा कदम और भी जरूरी है। जैसे ही आप कॉल काटें, तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति को इस बारे में बताएं। वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, जीवन साथी या परिवार का कोई सदस्य। किसी और को बताना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार आइसोलेशन है। वो आपको अकेला करके आपके डर को बढ़ाते हैं। जैसे ही आप किसी और से बात करते हैं ना, वो डर का बुलबुला फूट जाता है। सही बात है। दूसरा व्यक्ति जो उस भावनात्मक दबाव में नहीं है, वो आपको तुरंत बता देगा कि ये एक फ्रॉड है। इससे आपका दिमाग वापस काम करने लगता है। ये बहुत जरूरी बात है। अकेले डरने की जगह उसे किसी के साथ बांटना चाहिए। और अगर गलती से कोई अपनी बैंक डिटेल्स दे चुका हो तो? अगर आपने घबराहट में कोई भी वित्तीय जानकारी साझा कर दी है, तो बिना देर किए तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और अपने कार्ड्स और अकाउंट्स को अस्थायी रूप से ब्लॉक करवाएं। और शिकायत? इसके बाद इसकी शिकायत जरूर करें। आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। और एक आखिरी चीज जो हमेशा याद रखनी चाहिए, एक नियम बना लें, कभी भी किसी भी हालत में अपना OTP या किसी भी रिमोट एक्सेस ऐप जैसे एनीडेस्क के जरिए अपनी फोन की स्क्रीन किसी के साथ शेयर न करें। आपकी स्क्रीन का कंट्रोल उनके हाथ में जाने का मतलब है आपके बैंक अकाउंट का कंट्रोल उनके हाथ में जाना। ये कितना डरावना है कि हमारी डिजिटल पहचान, मतलब हमारा आधार और फोन नंबर, इतनी आसानी से हमारे ही खिलाफ एक हथियार बन सकती है। स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उनका सबसे बड़ा हथियार है डर। बिल्कुल, जब तक लोग डरते रहेंगे वे जीतते रहेंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, पुलिस कभी वीडियो कॉल पर गिरफ्तार नहीं करती। इस एक लाइन को याद रखने से ही आप इस पूरे जाल से बच सकते हैं। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये घटना सिर्फ एक फ्रॉड से कहीं ज्यादा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस डिजिटल दुनिया में हम अथॉरिटी यानी अधिकार को कैसे पहचानते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सिर्फ एक वर्दी, एक लोगो या कुछ मुश्किल कानूनी शब्द सुनकर किसी पर भरोसा कर लेना सही है? किसी भी अनजान दावे पर यकीन करने से पहले एक पल रुककर सोचना और सवाल करना आज के समय में क्यों इतना जरूरी हो गया है, ये बात हम सबको सोचने की जरूरत है।